देखो तो आज देखो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप के। ठीक है कि डेटा टाइप क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, डेटा टाइप का मतलब है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेल में डेटा टाइप की। तो एक्सेल में अगर आप डेटा टाइप की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी एक्सेल में अगर लिखते हो तो एक्सेल उसको कितनी तरीके से रीड करता है या कितनी तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो एक्सेल क्या करता है, आप एक्सेल में कुछ भी लिखोगे, एक्सेल केवल दो तरीके की लैंग्वेज समझता है। इसका मतलब एक्सेल में केवल दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिक और दूसरा होता है टेक्स्ट। मतलब अगर आप किसी भी सेल पर 0 से 9 तक कुछ भी लिखते हो, मान लो आपने अपना कुछ सेल फोन नंबर लिखा या कोई नंबर लिखा, तो ये क्या है, इसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर। ठीक है। अगर आप A to Z कुछ भी लिखते हो, मतलब अल्फाबेट्स वगैरह कुछ लिखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिख दिया अश्वनी। ओके, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है। ओके, तो ये केवल दो तरीके की लैंग्वेज समझता है कि अगर आपने 0 से 9 तक के कोई भी नंबर लिखा तो ये उसको न्यूमेरिक रीड करेगा, और अगर आपने A to Z कुछ लिखा तो ये उसको टेक्स्ट करेगा। लेकिन अगर सपोज मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे स्पेस आपका है, ठीक है, कॉमा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, डज नॉट इक्वल्स टू है, एस्ट्रिक का साइन है, परसेंटेज है, डॉलर है, एंड का साइन है, ओके, देन हाइफन है, स्लैश है। तो ये जितनी चीजें भी यूज होती हैं जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर भी एज अ टेक्स्ट की तरह ही रीड होते हैं। ओके। अब कई बार हम लोग अल्फा न्यूमेरिक भी लिखते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक का। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है, उसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। तो जो अल्फाबेट्स और नंबर कंटेन करता है वो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है। तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन अल्फा न्यूमेरिक, और अल्फा न्यूमेरिक भी टेक्स्ट होता है। और जो टेक्स्ट होता है तो वो क्या है, यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक क्या है, टेक्स्ट है। करेक्ट। अब यहाँ से अब सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आप 0 से 9 कुछ भी लिखोगे तो वो नंबर या न्यूमेरिक की तरह रीड होगा, और अगर आप A to Z कुछ भी लिखते हो या स्पेशल कैरेक्टर लिखते हो या अल्फा न्यूमेरिक, सभी आपके क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखना कि जैसे सपोज आपने कोई डेट लिखा, मान लो आज की आपने कोई डेट लिखी है। अब इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ डेट कैसे रीड होता है। तो जो डेट होता है, डेट हमेशा याद रखना आपका न्यूमेरिक की तरह रीड होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं स्लैश है, और स्लैश तो आपका स्पेशल कैरेक्टर का पार्ट हुआ, मतलब टेक्स्ट होगा। ऐसा नहीं होता। जो डेट होता है वो नंबर की तरह होता है। कई बार आपको स्लैश दिखेगा या हाइफन दिखे, डेट अगर है तो समझ लेना वो न्यूमेरिक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो डेट को देख रहा हूँ तो डेट फॉर्मेट है। अगर मैं इसको जनरल करता हूँ तो ये एक नंबर देता है, ये देखो। ठीक है। अब डेट को मैं डिस्प्ले चाहे जैसे करा लूं। ओके। हो सकता है मैं आज की डेट को ऐसे डिस्प्ले करा दूं, ये भी तो आज की डेट है। लेकिन अगर दोनों के मैं जनरल नंबर दिखाऊंगा तो दोनों के जनरल नंबर बिल्कुल सेम होंगे। तो डेट जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ समझने का। कभी भी अगर आप कोई नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर, इट्स नॉट ओनली दिस, कोई भी नंबर आप लिख के एंटर करोगे तो नंबर एंटर करते ही तुरंत राइट साइड अलाइन हो जाता है, राइट साइड चला जाता है। और अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। तो नंबर का अलाइनमेंट राइट साइड होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड होता है। अगर मैं डेट लिख के एंटर करता हूं तो देखो डेट राइट साइड चला गया, और राइट साइड क्या आ जाता है, न्यूमेरिक। करेक्ट। तो दिस वन, तो डेट जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट था कि एक्सेल में कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, और किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप की अंडरस्टैंडिंग अलाइनमेंट के बेस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इसमें आता है आपका काउंट के फंक्शंस। ठीक है। तो काउंट में बेसिकली जो होती है वो बेसिकली हमारे पास 5 सीरीज होती है, मतलब 5 फंक्शन। जैसे अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू करके काउंट टाइप करोगे ना, तो देखो काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ, ये 5 फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 फंक्शंस पकड़ते हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक को। पहले इनको समझते हैं।
तो अभी मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया, तो इसका मतलब ये पता चला कि अगर मैं एक्सेल में कुछ भी लिखूंगा तो मैं क्या एक्टिविटी कर सकता हूं। मैं तीन तरीके की एक्टिविटी कर पाऊंगा। क्या कि हो सकता है मैं जो सेल पे लिखूं वो उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक हो सकता है मैं सेल पे जो लिखूं उसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो, या हो सकता है मैं सेल पे कुछ ना लिखूं, सेल ब्लैंक हो। इन तीन के अलावा तो आप और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। करेक्ट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी रेंज में केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। ये याद रखना, इसका मतलब ये टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा, ये ब्लैंक सेल को रीड नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे आपके पास ये डेटा सेट है और आपको हर एक रोज में पता करना है कि कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट। जैसे ही मैंने टैब किया, अपने आप ब्रैकेट देखो ओपन हो गया और मैंने यहाँ से इसको रेंज दे दी। तो A3 से D3 की रेंज में मेरे पास कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं? टोटल 3। एक है 10, एक है 20, एक है 5। तो एंटर करो जरा, कितना आया? 3। तो इसने केवल इस रेंज में न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट की। अब आप यहाँ कॉर्नर से होल्ड करो और यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी सेल्स पे देखो उसने फॉर्मूला कैप्चर कर लिया। तो हर एक रो में कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज है उसके सामने आउटपुट आ रहा है। आप यहाँ से जो कॉर्नर से होल्ड करके ऐसे ड्रैग करते हो, इसको हम लोग डाउनफिल बोलते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट करो जहां तक जाना है और कंट्रोल डी। ठीक है। जो कंट्रोल डी होता है इसको हम बोलते हैं डाउनफिल, और जो आपका कंट्रोल आर होता है दैट इज बेसिकली नोन एज अ राइट फिल। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसको याद रखना क्योंकि एक्सेल की बैकबोन है कि जब आप कभी भी फॉर्मूले को डाउन फिल करोगे तो हमेशा रो इंक्रीज होगा, और राइट करोगे तो हमेशा कॉलम इंक्रीज होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जो ये आपके अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ए एंड डी, जो वर्टिकल्स अल्फाबेट्स दिखते हैं ये कॉलम्स होते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं 1 2 3 4, ये आपकी रोज होती हैं। ठीक है। जो न्यूमेरिक दिखता है ये रोज होती हैं। तो यहां से देखो, आपके पास क्या था? A3 से D3। जब हम कंट्रोल डी करेंगे यानी जब ये अगली सेल पर जाएगा, तो डाउन आने पर मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, ए और डी कॉलम कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन रो बढ़ती रहेगी। तो देखना अगली सेल पे होना चाहिए क्या? A4 और D4। देखो क्या आ रहा है, ये देखो। इसके नीचे सेल पर A5 D5, यहाँ पे ये देखो। देन A6 D6, देन A7 D7। देखो एक एक जैसे नीचे सेल चल रहा है तो डाउन आने पे आपका रो नंबर चेंज हो रहा है। तो जब आप किसी भी फॉर्मूले को ऊपर से नीचे की तरफ डाउन साइड फिल करते हो तो हमेशा याद रखना आपका रो नंबर इंक्रीज होगा, कॉलम सेम रहेगा। ठीक है। अब यहां से अगर मैं राइट साइड फिल करता तो मेरा क्या होता? कॉलम इंक्रीज होता, रो सेम रहता। दैट्स इट। ठीक है। अब अगर हम काउंट ए की बात करें तो ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक दोनों को कंसीडर करता है। जैसे अगर मैंने इस रेंज पर इक्वल्स टू करके काउंट ए लगाया इस रेंज पर, तो इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक मिला के टोटल कितने वैल्यूज हैं? 4। करेक्ट। तो ये देखो, इसको डाउन फिल करो कंट्रोल डी, तो ये आपको यहां से रिजल्ट दे देगा। नाउ यू कैन सी। ओके। इन द सेम वे कि अगर मुझे यहां से काउंट ब्लैंक निकालना है, तो काउंट ब्लैंक क्या करता है? ये किसी भी रेंज में केवल ब्लैंक सेल कंसीडर करेगा बस। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं काउंट ब्लैंक और मैंने ये रेंज दिया, तो इस रेंज में तो कोई भी ब्लैंक नहीं है। ओके। तो ये मुझे क्या देगा? ये जीरो देगा। ये देखो, इसको डाउन फिल करो कंट्रोल डी, नाउ यू कैन सी। तो देखो इस रेंज में दो ब्लैंक हैं ये बता रहा है, और यहाँ पे इस रेंज में एक ब्लैंक है ये बता रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी रेंज में कभी भी न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है, देन काउंट। टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक करना है, काउंट ए। ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है, काउंट ब्लैंक। दैट्स इट। ओके। अब अगर मुझे किसी भी रेंज में टेक्स्ट वैल्यूज काउंट करनी है, तो यहां से देखो, इस रेंज पर आपने क्या किया? जब इस रेंज पर मैंने काउंटे लगाया था तो कितना आया था? 4। काउंट लगाया था कितना आया था? 3। दोनों का डिफरेंस निकालो, 1। इस रेंज में कितनी टेक्स्ट वैल्यूज हैं? 1। यानी कि अगर मैं काउंटे के रिजल्ट से काउंट का रिजल्ट माइनस कर दूं तो मुझे टेक्स्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी कि मैंने बोला पहले तो आप ये काउंटे लगाओ इस रेंज पर, ये देगा 4, माइनस इस रेंज पर काउंट यूज करो,
काउंट आपको देगा 3, सो 4 माइनस 3 दैट इज 1। नाउ यू कैन सी। अब इसको डाउन फिल करो कंट्रोल डी, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो हर एक रेंज में कितनी टेक्स्ट वैल्यूज आ रही हैं वो उसके सामने आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है काउंट, काउंटे और काउंट प्लान का। यहां तक किसी को डाउट, एनीवन, और इज इट क्लियर? इफ देर इज एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो, बता दो आप मुझे, मैं दोबारा से उसको क्लियर कर दूंगा अगर कोई डाउट है तो। ओके, काउंट टेक्स्ट, ओके। सो काउंट टेक्स्ट में क्या किया है, काउंट टेक्स्ट में यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले A3 से D3 की रेंज में आप क्या करो, टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करो। ठीक है, तो इस रेंज में टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक मिलाकर टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? 4। तो यानी ये काउंट है, मुझे कितना रिजल्ट देगा? 4 माइनस काउंट मैंने लगाया इसी रेंज पर, तो काउंट क्या करेगा? न्यूमेरिक काउंट करेगा। तो न्यूमेरिक कितनी है? 3। तो यानी कि 4 माइनस 3 दैट इज 1। और इस रेंज में एक ही तो टेक्स्ट वैल्यूज है, दिस वन। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, ग्रेट। द अनदर फंक्शन जो है दैट इज काउंट इफ। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने काउंट तो किया, लेकिन हमने क्या काउंट किया? न्यूमेरिक काउंट किया, टेक्स्ट काउंट किया, ब्लैंक सेल काउंट किया, न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट काउंट किया। हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी, किसी कंडीशन के बेस पे हमने काउंट नहीं किया। लेकिन अब अगर हमें किसी कंडीशन के बेस पर काउंट करना हो, ओके, सो नाउ अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक कंडीशन है या आपके पास मल्टीपल कंडीशन है। ओके, तो अगर आपके पास एक कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है, तो सिंगल कंडीशन पर अगर कभी भी काउंट करना हो तो काउंट इफ यूज करना। ओके, दिस वन। तो ये क्या करेगा, आपको सिंगल कंडीशन या सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे काउंट करके देगा। जैसे कि आपके पास सपोज ये टेबल है। अब यहां पर आपको टेबल में क्या दिख रहा है कि आपने किस प्रोडक्ट को किस सिटी से कितनी कॉस्ट से परचेस किया। ओके, अब आपके मैनेजर ने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने ब्रेक्स खरीदे। अब वो ब्रेक्स आपने चाहे किसी भी सिटी से खरीदे हों या कितने भी कॉस्ट से खरीदे हों, उसको फर्क नहीं है। बस मुझे ये पता करना है कि आपके पास इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में, यानी कि A2 से A10 की रेंज में कितने बार ब्रेक्स आ रहे हैं, बस मुझे उनकी काउंटिंग बतानी है। तो उसने आपको एक ही कंडीशन तो दी कि आपको ब्रेक्स काउंट करना है, तो इसका मतलब काउंट इफ लगेगा। अब काउंट क्या करना है मुझे? वो काउंट करना है ब्रेक्स। तो जो चीज आपको काउंट करनी होगी वो हमेशा आपका क्राइटेरिया होगी। ओके, और उसको किस रेंज में काउंट करना है? A2 से A10। तो ये मेरा रेंज बनेगा। तो रेंज का मतलब होता है जिस कॉलम में आपका क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, या जितनी रेंज में आपको अपने क्राइटेरिया को काउंट कराना है, दैट इज नथिंग बट नोन एज अ रेंज। उसको रेंज बोलते हैं। और क्राइटेरिया जो चीज आपको काउंट करनी हो। तो यहां पे मैं लगाऊंगा काउंट इफ। अब ये देखो पैरामीटर क्या है, रेंज और क्राइटेरिया। तो पहले रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट वाला, करेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया क्या है? ब्रेक्स। तो ब्रेक्स को देखो मैंने यहाँ से डबल कोट्स में लिखा है। तो डबल कोट्स में मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर अपना कोई मैनुअल टेक्स्ट इनपुट करते हो तो उसको हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो इसने देखो मुझे दे दिया 4। तो ये बोल रहा है कि अगर यहां से A2 से A10 की रेंज में देखोगे तो आपके पास टोटल 4 ब्रेक्स हैं। तो देखो 4 ही तो आ रहे हैं, करेक्ट। एक ये रहा, सेकंड एंड दीज टू, तो 4 ब्रेक्स हैं आपके पास, करेक्ट। नाउ यू कैन सी। तो ये A2 से A10 की रेंज में 4 ब्रेक्स हैं। ये ब्रेक्स आप चाहे जैसे लिख लेना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, आपकी बस स्पेल एरर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ तो ब्रेक्स लिखा है बट यहाँ गलती से मैंने ब्रेक लिख दिया तो ये 0 देगा, क्योंकि ब्रेक तो है ही नहीं ना, ब्रेक्स हैं। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन आपकी स्पेल एरर नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर डायनामिक यूजर को बना के देना चाहते हो, कि जैसे मान लो अभी अगर मैनेजर ने बोला
कि मुझे तो अब क्लच काउंट करना है, तो आप क्या करोगे, आप तो उसको हर बार बोलोगे जी आप फार्मूले में जाओ और यहाँ जाके चेंज कर लो, तो वो तो हर बार चेंज करना पड़ेगा उसको, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें क्या करना है, हमें इसको डायनामिक बना के देना है। तो मैंने बोला आपको मैं एक सेल दे रहा हूं, ये जी6, कि आप इस पे जो भी प्रोडक्ट लिखोगे उसका काउंट आपको इस अगली सेल में मिल जाएगा S6 में। तो मैंने क्या किया, यहां से लगाया काउंट इफ, रेंज ये बनेगा प्रोडक्ट वाला, कॉमा क्राइटेरिया क्या बनेगा, ये G6 सेल। तो इसका मतलब है कि मुझे जो A2 से A10 की रेंज है उसमें वो चीज काउंट करनी है जो G6 पे लिखी हो। तो अभी G6 पे क्या लिखा है, क्लच, तो ये मुझे A2 से A10 में कितने क्लच हैं वो बता रहा है कि 2 क्लच हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक्स टाइप करता हूँ तो ये देखो 4 आ रहे हैं, अगर मैं टायर्स टाइप करता हूँ यू कैन सी 2 आ रहा है, ठीक है, विंडो टाइप किया यू कैन सी 2, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे चेंज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट? ओके, या या Ashwini, एनी डाउट? नो सर, ओके फाइन, कोई डाउट नहीं है। ओके क्लियर है कॉन्सेप्ट, राइट? राइट सर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है काउंटिफ्स का। तो काउंटिफ्स क्या होता है कि अगर आपको कभी भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन के बेस पे काउंट करना हो, जैसे अभी तो हमने पहले बोला कि हमें तो वो काउंट करके दे दो क्या, ब्रेक्स ओनली, करेक्ट, लेकिन अब मैं कंडीशन बढ़ा रहा हूं। अब मैंने आपको बोला कि डेटा तो मेरा सेम है, लेकिन मेरे मैनेजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और उसने बोला कि अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ऐसे कितने ब्रेक्स हैं जो आपने बैंगलोर सिटी से खरीदे हैं और जिनकी कॉस्ट 4000 से ज्यादा है। तो उसने मुझे 3 क्राइटेरिया दे दिए कि प्रोडक्ट वाले कॉलम में ब्रेक्स होना चाहिए, सिटी वाले कॉलम में बैंगलोर होना चाहिए उसके सामने, और कॉस्ट वाले कॉलम में कॉस्ट 4000 से ज्यादा होनी चाहिए उसके सामने। तो मतलब ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं आपके पास जहां पे ये तीनों चीजें मैच हो रही हैं। तो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया दिए। तो जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया मिले और आपको तब अगर कुछ काउंट करना है तो काउंट इफ्स यूज करना। तो यहां से देखो मैंने यूज किया काउंट इफ्स। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब है कि आप जो पहला क्राइटेरिया मान रहे हो उसकी रेंज बताओ। तो अगर मैं पहला क्राइटेरिया ब्रेक्स को मान रहा हूं तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट वाले कॉलम में। सो क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा ये रहा मेरा क्राइटेरिया 1 कॉमा। अब बोल रहा है दूसरे क्राइटेरिया की रेंज बताओ। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या माना है मैंने, बैंगलोर, तो ये रहा दूसरे क्राइटेरिया की रेंज, कॉमा ये रहा आपका दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है, कॉमा। अब ये बोल रहा है तीसरे क्राइटेरिया की रेंज बताओ। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट, तो रेंज बनेगा ये कॉस्ट वाला, तीसरे क्राइटेरिया की रेंज, कॉमा तीसरा क्राइटेरिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने मुझे कितना दिया, 2। इसने 2 क्यों दिया, कि मेरे पास ऐसे दो ही रिकॉर्ड है, एक ये रहा रिकॉर्ड और एक ये रहा रिकॉर्ड। देखो यही दो रिकॉर्ड है जहां पे मेरी तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं, करेक्ट। ब्रेक्स है, बैंगलोर है, कॉस्ट 4000 से ज्यादा है, दिस वन। तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि इस केस में यहाँ पर ऐसे मेरे पास दो ही रिकॉर्ड है जहां पर मेरी ये तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं, ठीक। तो ऐसे मेरे पास दो रिकॉर्ड है। आप किसी को भी पहला या दूसरा क्राइटेरिया एज्यूम करो, उससे कोई फर्क नहीं है, ओके। अगर सपोज मैं बैंगलोर को पहला क्राइटेरिया मानता हूं तो फिर मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 सिटी बन जाएगा। आप किसी को भी पहला दूसरा या तीसरा एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने क्राइटेरिया माना है उसी के हिसाब से रेंज असाइन करनी है। अगर मैं पहला क्राइटेरिया कॉस्ट को मानूंगा तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 कॉस्ट वाला बनेगा। अगर मैं पहला क्राइटेरिया बैंगलोर मानूंगा तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 सिटी बनेगा। अगर मैं पहला क्राइटेरिया ब्रेक्स मानूंगा तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशन के बेस पर कुछ भी काउंट करना हो तो आपको काउंट इफ्स को यूज करना है। एनी डाउट टिल हियर, क्लियर है, कोई डाउट है? नो। ओके, ओके फाइन, ओके।
अब ये असाइनमेंट आपको ट्राई करना है। ये मैंने आपको डेटा सेट दिया है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के लाना है कि रिलायंस स्मार्ट आपके स्टोर वाले कॉलम में कितने बार आ रहा है उसकी काउंटिंग। यहाँ पे आपको पता करना है कि रिलायंस स्मार्ट और कोलकाता कितने बार आ रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि ऐसे कितने रिलायंस स्मार्ट के स्टोर हैं जो कोलकाता सिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी काउंटिंग। ओके, तो ये आपको ट्राई करना है असाइनमेंट्स। कुछ प्रॉब्लम होगी सो आई विल लेट यू नो। ठीक है, मैं बता दूंगा इसको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टुडे और नाउ की। तो टुडे और नाउ को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपको जैसे सिस्टम की जो डेट है वो कैप्चर करनी है। ओके, जैसे सपोज सिस्टम की डेट ये है 11/5/2020। तो अगर मुझे शॉर्टकट नहीं पता तो मैं ऐसे मैनुअली टाइप करूंगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट से भी फैच कर सकते हैं। तो आपको अगर डेट को शॉर्टकट से फेच करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमी कॉलन। ओके, तो कंट्रोल सेमी कॉलन आपने किया तो देखो अपने आप सिस्टम की डेट आ गई, एंटर कर दो, ये डेट देखो आ गई। तो ये क्या करता है, ये आपको सिस्टम की करंट डेट देता है। याद रखना, एज पर सिस्टम नॉट एज पर कैलेंडर। आपके सिस्टम की जो भी डेट होगी ये वो देगा, ये कैलेंडर के बेस पे नहीं चलता। अगर मेरे सिस्टम की डेट सपोज मैंने 2019 सेट करके रखी या कुछ भी रखा तो ये मुझे वही डेट देगा जो मेरे सिस्टम में दिख रही होगी। ओके, अगर सिस्टम का करंट टाइम चाहिए तो कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके सेमी कॉलन करना। तो ये क्या करेगा, ये आपको सिस्टम का करंट टाइम देगा। ठीक है, तो कंट्रोल सेमी कॉलन आपको सिस्टम की करंट डेट देगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन आपको सिस्टम का करंट टाइम देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है टुडे। तो जैसे मैंने लिखा इक्वल्स टू टुडे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। तो जैसे मैंने एंटर किया तो इसने भी मुझे सिस्टम की करंट डेट दिया। अब आप सोच रहे होगे कि सर कंट्रोल सेमी कॉलन भी करंट डेट दे रहा है, टुडे भी करंट डेट दे रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में फर्क ये है कि कंट्रोल सेमी कॉलन आपका हार्ड कोडेड होता है और जो टुडे होता है ये आपका वोलाटाइल होता है, या आप डायनामिक बोल सकते हो। मतलब ये कि जब मैं कल लैपटॉप ओपन करूंगा तो मेरे सिस्टम की डेट तो 11/6 हो जाएगी, राइट। तो यहां से क्या होगा, जो टुडे होगा ये अपने आप को 11/6 में कन्वर्ट कर लेगा। टुडे में आज जो आपको 11/5 दिख रहा है, आप अगर इसको कल ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 11/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल सेमी कॉलन है वो 11/5 ही दिखेगा। ठीक है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप दोबारा से कंट्रोल सेमी कॉलन नहीं करोगे। तो कंट्रोल सेमी कॉलन इज जस्ट लाइक अ मैनुअल टाइप, कि आपने एक बार जो भी चेंज कर दिया, ओके, जो भी टाइप कर दिया कंट्रोल सेमी कॉलन, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, वो चेंज नहीं होगा जब तक आप अगेन कंट्रोल सेमी कॉलन नहीं करते हो। टुडे क्या होता है, टुडे जो होता है वो वोलाटाइल फंक्शन होता है और वो डेली बेसिस पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द टुडे कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर एक नाउ फंक्शन होता है। तो नाउ क्या करता है, ये आपको सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों देता है। ओके, दिस वन। और ये भी वोलेटाइल होता है कि अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है टाइम कि 21:28 यानी 9:28। कल को अगर मैं सपोज यहाँ से अभी कुछ देर बाद इसको रेफ्रेश करूंगा तो ये 9:29 दिखाएगा। मतलब जो भी टाइम होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी डेट या टाइम जो भी होगा ये ऑटोमेटिकली वही डेट टाइम आपको यहाँ पर दिखाएगा। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है टुडे और नाउ का। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अश्वनी एंड द अदर वन, समीर। No, sir. कोई डाउट नहीं। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखते हुए चलना, तभी हम आप लोग फंक्शंस को बेसिकली डायनामिक बनाकर देख पाओगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जैसे आपने देखा होगा कि रियल सिनारियो में, ओके, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आपको इंडिविजुअल फंक्शन का नॉलेज हो। ओके, देखो नाउ फंक्शन पूछा है आपने, तो नाउ क्या होता है, ये आपको सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों देगा। ओके, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन आपको केवल सिस्टम का करंट टाइम दे रहा है। ओके,
लेकिन नाउ क्या दे रहा है, ये आपको सिस्टम का करंट डेट के साथ साथ टाइम दे रहा है, ये दोनों चीजें दे रहा है। ओके, और जो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन है ये फिक्स है कि मैंने देखो 926 पे किया था, 926 है। लेकिन अगर इसको देखोगे तो इसको अगर मैं एंटर करूं तो देखो अब इसने कितना ले लिया, 2130। तो ये नाउ क्या करेगा, जो भी सिस्टम का करंट डेट और करंट टाइम होगा ये उसको फेच करके दिखाएगा। ओके, ये उसको फेच करेगा। जो भी जब भी आप ये फाइल ओपन करोगे, जो भी सिस्टम का करंट और डेट टाइम होगा वो नाउ आपको लाकर दिखा देगा। ठीक है, और टुडे क्या करेगा, जो भी करंट डेट होगी ये केवल डेट दिखाएगा, नाउ क्या करेगा, ये डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। ये दोनों आपके वोलाटाइल या डायनामिक होते हैं और ये दोनों हार्ड कोडेड होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनी डाउट टिल हियर? No, sir. कोई डाउट नहीं। ओके फाइन, ओके ग्रेट। तो पहले आप फिर आप यहाँ तक ट्राई कर लो एज यू गाइस सेड। तो मैं ये फाइल आपको ईमेल करता हूँ और रिकॉर्डिंग सेशन में ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जा सकते हो। अगर कुछ भी आपको प्रैक्टिस होगा तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको जस्ट अभी सेशन के बाद मैं आपको तुरंत ईमेल कर रहा हूँ।